जय हिंद। आज के क्लास में हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विषय में चर्चा करेंगे। ठीक है ना। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मतलब ये हो गया कि अंग्रेज ऐसा सोचा कि भारतीयों से एक एक भारतीयों से बात करने से अच्छा है कि एक ऐसी संस्था बनाई जाए, एक ऐसी संस्था हो जिससे उस संस्था से बात करके हम लोग क्या करें, अपने आप को आगे बढ़ाएं। साउंड तो आ रहा है, तो हम लोग चलिए सीधे आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आगे की ओर बढ़ते हैं तो सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रमुख अधिवेशन है वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रमुख अधिवेशन है वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, अगर स्थापना की बात करते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपको 1885 में हुई थी। 28 दिसंबर 1885 को किसने किया था? एओ ह्यूम। एओ ह्यूम कहां के निवासी थे? आपको स्कॉटलैंड निवासी थे। ठीक है ना। उसके बाद से यदि स्थापना की बात करते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहां हुई थी? तो बंबई में हुई थी। कहां हुई थी? बंबई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहां हुई थी? बंबई में। जगह का नाम है गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय बंबई। कहां हुआ था जी? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय बंबई में हुआ था। उस समय जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, भारत के वायसराय कौन थे? तो उस समय वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। कौन थे जी? लॉर्ड डफरिन। यही बात करते हैं कि यदि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसको कहते हैं आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी जो था ना, इसका नामकरण किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी। कौन किए थे जी? दादा भाई नौरोजी। और इसका नाम बदल के क्या हो गया? भारतीय राष्ट्रीय संघ हो गया। INU, भारतीय राष्ट्रीय संघ हो गया। ठीक है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आंदोलन नहीं पढ़ा है, केवल उसके शुरुआती शब्द थी। जैसे कि मैंने बताया था कि डफरिन इसके विषय में क्या कहा था कि यह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है जिसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। जबकि फिरोज शाह मेहता क्या कहे हैं कि कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं है। क्या कहे जी? कांग्रेस की आवाज जो है वह जनता की आवाज नहीं है। यह किसने कहा है? यह कहे हैं फिरोज शाह मेहता। इसके अलावे यदि बात करते हैं तो अरविंद घोष कहे हैं कि कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए। अगर यही बात करते हैं तिलक का, तो तिलक साहब ने बोला है कि यह भीख मांगने वाली संस्था है। क्या बोले हैं जी? भीख मांगने वाली संस्था। भीख मांगने वाली संस्था इन्होंने बोला है। ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के अब सीधे चलते हैं, हम कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन के विषय में चर्चा करते हैं। ये टॉपिक मैंने पढ़ा दिया था? नहीं पढ़ाए थे। सबसे पहले कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन के विषय में चर्चा करेंगे। तो कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन के विषय में चर्चा करेंगे। चूंकि कांग्रेस शब्द आया तो आप लोग को दो चार लाइन ध्यान आ गया होगा। अगर कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन की चर्चा करेंगे तो कांग्रेस का सबसे पहला अधिवेशन कहां हुआ था? 1885 में। कहां हुआ था जी? कब हुआ था? 1885 में। कहां हुआ था? बंबई में। जगह क्या था? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। कहां पर हुआ था जी? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय।
गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय बंबई में। यदि बात करते हैं तो इसके अध्यक्ष कौन थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो इसमें से इसकी एक विशेषता क्या है कि यह कांग्रेस जो था ना, यह सबसे कम लोगों का उस समय, मतलब कि क्या हुआ था, सम्मेलन हुआ था। 72 प्रतिनिधि केवल 1885 में शामिल थे। इसके महासचिव कौन थे, महासचिव या पहले महासचिव, तो उनका नाम है A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम पहले महासचिव कौन थे, A.O. ह्यूम थे। कौन थे जी, A.O. ह्यूम थे। अब पहले अध्यक्ष कौन थे, WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। दूसरा कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था 1886 में हुआ था। कहां हुआ था, 1886 में। कौन थे, तो आपको कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था। इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। कौन अध्यक्ष थे, दादा भाई नौरोजी। इन्होंने 1886, 1893 और 1906 ये 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता किए। ठीक है ना, कितनी बार किए, 3 बार किए। अगर बात करते हैं तो ड्रेन थ्योरी यानी धन निष्कासन का सिद्धांत इन्होंने ही दिया था। कौन दिया था, धन निष्कासन का सिद्धांत देने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था दादा भाई नौरोजी। ये लाइन क्लियर हो गया। अगले बात पर चर्चा करते हैं। 4 गो कांग्रेस के सम्मेलन अधिवेशन से लगातार बात कर लिया है। तो तीसरा कांग्रेस का सम्मेलन कब हुआ, अधिवेशन कब हुआ था, मद्रास में। कब हुआ था, 1887 में। कब हुआ था, 1887 में। ठीक है ना, मद्रास में। अध्यक्ष कौन थे, बदरुद्दीन तैयबजी। पहले जो थे मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, बदरुद्दीन तैयबजी। कब बने थे, 1887 में। कहां से बने, कहां से बने, इसका सही जवाब है मद्रास। और चौथा हुआ था 1888 में। चौथा कब हुआ था जी, 1888 में। तो यदि 1888 की यदि बात करते हैं तो 1888 में चौथा जो हुआ था उसमें अध्यक्ष कौन थे, तो 1888 के जो चौथे थे इसमें इलाहाबाद में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले। यूले ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, सॉरी प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। क्या थे जी, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। तो 4 गो आपको याद रखना पड़ेगा, बंबई, कलकत्ता, मद्रास और इलाहाबाद। कोई दिक्कत। अब यहां से सीधे आगे बढ़ेंगे तो यहां से अगला पॉइंट पर चलते हैं। तो अगले अधिवेशन पर चलते हैं मद्रास और इलाहाबाद के बाद से। तो हम सीधे चलेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 1896 ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1896 में एक, अब देखिएगा 4 के बाद अब छोड़ छोड़ के पढ़ाने लगे, क्योंकि जिस कांग्रेस अधिवेशन से क्वेश्चन आता है पूरे के पूरे तो किताब में लिखा है, लेकिन पूरा थोड़े पढ़ाने आते हैं। जिस टर्म से क्वेश्चन आता है उसी को पढ़ाना है। तो 1896 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। कहां पर हुआ था, कलकत्ता। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो रहीमतुल्लाह सयानी। अभी क्वेश्चन क्यों पूछता है 1896 वाला का, क्योंकि यहां पर पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। क्या गाया गया था जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम किसने गाया था, बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास जो आनंद मठ से लिया गया है। कहां से लिया गया है, बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास जो है आनंद मठ से लिया गया है। कहां से लिया गया है, आनंद मठ से लिया गया है। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास जो है आनंद मठ से लिया गया है। आनंद मठ।
कोई डाउट? रहीमतुल्लाह सयानी। अगला बात करते हैं तो 1896, यहां पर क्लियर हो गया। उसके बाद से यदि बात करते हैं तो हम चलेंगे 1905 में। 1905 में आपको कहां हुआ था? वाराणसी में। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे जी? गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो यहां पर इसमें क्या किया गया? बंग भंग आंदोलन का समर्थन किया गया तथा बंगाल विभाजन का विरोध किया गया। बंग भंग आंदोलन का समर्थन किया गया तथा बंगाल विभाजन का क्या किया गया? विरोध किया गया। ये लाइन क्लियर हो गया। अब देखिएगा 1905 के बाद यह क्यों किया गया? तो बंग भंग आंदोलन के समर्थन में। बंगाल विभाजन किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन। कौन किया था जी? लॉर्ड कर्जन। ब्लैक ले ले, क्या देखते हैं ब्लैक लेकर या ग्रीन ले ले। कौन किया था बंगाल विभाजन? तो बंगाल विभाजन जो देन है ना, यह किसका देन है? लॉर्ड कर्जन का। किसका? लॉर्ड कर्जन का देन है। कोई दिक्कत? अब बात करते हैं 1906 में। तो 1906 की यदि बात करते हैं, किसकी? 1906 की। तो 1906 में जो सम्मेलन हुआ था, कहां हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। कलकत्ता में ज्यादा सम्मेलन देखने को मिलेगा क्योंकि उस समय भारत की राजधानी भी कलकत्ते थी 1911 से पहले। तो 1906 में कहां देखने को मिला? कलकत्ता में। तो मैंने यहां पर पीछे में बताया था कि 1906 में भी कौन रहे थे? दादा भाई नौरोजी। अब इस क्यों पूछा जाता है? क्योंकि यहां पर सबसे पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ था। सबसे पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किस अधिवेशन में हुआ था? कलकत्ता अधिवेशन में। जिसमें स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ था, वह अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। देखिए, कंफ्यूज मत करिएगा, स्वराज और पूर्ण स्वराज में अंतर है। अगर पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं तो ये आपको लाहौर अधिवेशन 1929 हो जाएगा, लेकिन स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग जो किया गया था ना, कलकत्ता अधिवेशन 1906 में किया गया था। ये दादा भाई नौरोजी के पूर्ण स्वराज की मांग किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कोई डाउट? अगर बात करते हैं 1907 का, देखिएगा जिसमें कुछ घटना घटी है उसी को पढ़ना है। अगर बात करते हैं 1907 का, तो 1907 का जो है कांग्रेस अधिवेशन, ये कहां हुआ था? तो 1907 का कांग्रेस अधिवेशन सूरत में हुआ था। कहां पर? सूरत में हुआ था। कहां पर हुआ था? सूरत में हुआ था। कोई दिक्कत? इसके अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी बोस। रास बिहारी। अब यहां पर हुआ कि कांग्रेस का विभाजन हुआ था। किसके किसके बीच? गरम दल और नरम दल के बीच में। रेड पिन यूज कर ले, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। गरम दल और नरम दल के बीच में यहां पर विभाजन हुआ था। तो पूछा जाता है कि कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो आंसर आता है सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन में हुआ था विभाजन। और जानते हैं कांग्रेस का नरम दल और गरम दल का विलय जो हुआ था वो लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। ठीक ना? पेज को बदलते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहां तक तो क्लियर हो गया। आगे बढ़े। अब देखिएगा, अब बात करते हैं कांग्रेस का। यहां पर कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 1911 में भी। चूंकि हमने बताया था कि यहां की राजधानी कलकत्ता थी, तो ज्यादा अधिवेशन कहां होगा? कलकत्ता में होगा। तो यहां पर बिशन नारायण धन नहीं धर नाम था।
ठीक है ना, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, मैंने सुधार दिया। तो इस अधिवेशन की बात करते हैं तो 11 में यहां पर कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? बिशन नारायण धर। अब कहिएगा कि इसको क्यों पढ़ते हैं, तो इसको पढ़ने के पीछे कारण है कि पहली बार जन गण मन कहां गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन में। पहली बार जन गण मन कहां गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन में। क्लियर हुआ? और कलकत्ता अधिवेशन के जन अध्यक्ष कौन है? तो बिशन नारायण धर है। कौन है जी? बिशन नारायण धर। तो आपको ऐसे याद करना है कि पहली बार उल्टा पट्टी विशेषता से चलिए। पहली बार जनगण मन कब गाया गया था? 1911 में। कहां पर? कलकत्ता में। अध्यक्ष कौन थे? बिशन नारायण धर। तो कलकत्ता तो आपको क्लियर हो गया। 1907 के बाद सीधे 11 पर आए। अब इसके बाद बात करते हैं तो 1916 आते हैं। क्या आते हैं जी? 1916। तो 1916 में क्या हुआ था? लखनऊ अधिवेशन हुआ था। कौन अधिवेशन? लखनऊ। अगर लखनऊ अधिवेशन की बात करते हैं तो इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। यहां पर 2 घटनाएं घटी थी। कितनी घटनाएं घटी थी? 2 घटनाएं। बिल्कुल पीडीएफ दोस्त मिलेगा। यहां पर 2 घटनाएं घटी थी। एक घटना है जिसका नाम है मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में क्या हुआ था? एक समझौता हुआ था। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के नरम दल के बीच में एक समझौता हुआ था। एक और घटना क्या घटी थी? गरम दल और नरम दल आपस में मिले थे, यानी कांग्रेस का विलय। क्या जी? कांग्रेस। दूसरी घटना क्या है? कांग्रेस यहां पर लिख दिया है, नहीं लिखा है तो छूट गया है। कांग्रेस का विलय। विलय मतलब मिलना होता है। कांग्रेस का विलय हुआ था। कोई डाउट? 2 घटनाएं घटी थी। कांग्रेस में फूट कब पड़ी थी? 1907 में। अब विलय कब हुआ था? 1916 में। और मुस्लिम लीग तथा कांग्रेस के किस दल के साथ समझौता हुआ था? गरम दल की नरम दल? तो नरम दल के साथ हुआ था। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। अगर बात करते हैं 1917 की, तो 16 के बाद 17 क्यों प्रमुख हो जाता है? क्योंकि कोई भी कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षा बनी जिसका नाम रहा एनी बेसेंट। कौन बनी? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट को मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया था। यह आयरलैंड की महिला थी। कहां की थी? आयरलैंड की थी एनी बेसेंट, जिन्होंने होम रूल लीग चलाया था। तो इसलिए पूछा जाता है क्वेश्चन कि प्रथम महिला अध्यक्षा कौन थी कांग्रेस की? तो आपको 1917 के कलकत्ता अधिवेशन बनने वाली एनी बेसेंट थी। इसके बाद यदि बात करते हैं तो कहिएगा कि क्या एक यही थी? तो पूरे कांग्रेस में 3 गो ना, यहां पर पूरे कांग्रेस में 3 गो महिला अध्यक्षा बनी। कितनी? 3। एक तो एनी, दूसरा है सरोजनी और तीसरा है नलिनी सेन गुप्ता। 3 गो बनी है। ये बनी थी 1917 में। आपको सरोजिनी नायडू बनी थी 1925 में और नलिनी सेन गुप्ता बनी थी 1933 में। ये 3 कांग्रेस के महिला अध्यक्षा बनी। ठीक है ना? यही क्वेश्चन से आता है एनी बेसेंट से। पहली अध्यक्षा कौन बनी? एनी बेसेंट। ये डायरेक्ट एक क्वेश्चन आएगा। और आप लोग देखिएगा कि जो टॉपिक टर्म चल रहे हैं, एक भी ऐसा टर्म नहीं है जिससे बिहार पुलिस में क्वेश्चन ना आवे। 3 बार बनी। 1917 में, 1925 में और 1933 में। पहली बार 1917 में कौन बनी? एनी बेसेंट। 1925 में कौन बनी? सरोजनी नायडू तो अपने से कर लीजिएगा। और थर्ड में कौन बनी? नलिनी सेन गुप्ता। नलिनी सेन गुप्ता। नलिनी सेन गुप्ता बनी थी। ठीक है ना? अगले पॉइंट के साथ चर्चा करते हैं। 17 के बाद 1920 में आपको
दो दो अधिवेशन हुए, एक हुए कलकत्ता और एक हुए नागपुर। तो दो दो अधिवेशन हुए, एक अधिवेशन हुए थे नागपुर में, एक अधिवेशन मैं लिख दे रहा हूं कलकत्ता में हुआ था। ठीक है ना। तो कलकत्ता वाले के जो अध्यक्ष रहे थे, कलकत्ता वाले अधिवेशन के जो अध्यक्ष रहे थे 1920 में दो दो हुए। तो कलकत्ता वाले के जो अध्यक्ष रहे थे लाला लाजपत राय रहे थे। कौन रहे थे जी? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। तो आपको दो दो हुए थे। तो आपको कलकत्ता वाले कौन थे? लाला लाजपत राय। और नागपुर में एक अधिवेशन हुआ था जिसके कौन थे? वीर राघवाचारी। तो एगो में नागपुर वाला में गांधी जी जो लेके आ रहे थे असहयोग आंदोलन पास हुआ। क्या हुआ? असहयोग आंदोलन को समर्थन कांग्रेस का मिला। असहयोग आंदोलन का कांग्रेस का समर्थन। कांग्रेस का समर्थन मिला। लेकिन इसमें क्या हुआ कि लाला लाजपत राय हुआ, इसमें क्या हुआ? लाला लाजपत राय वाला में गांधी जी को कांग्रेस का समर्थन नहीं मिला, यानी असहयोग आंदोलन का कांग्रेस को समर्थन नहीं मिला। असहयोग आंदोलन में कांग्रेस का पहले कलकत्ता वाला ही हुआ था उसमें समर्थन नहीं मिला। कोई दिक्कत? असहयोग आंदोलन में एक में समर्थन मिला और एक में नहीं मिला। येलो ले लेते हैं। आप लोग बारंबार कहते हैं कलर चलाइए, तो ये लाइन क्लियर हो गया जी। तो हमने बताया कि 1920 में आपको दो दो अधिवेशन हुए, एक नागपुर में एक कलकत्ता में। कलकत्ता वाला में आपको गांधी जी को असहयोग आंदोलन चलाने का समर्थन नहीं कांग्रेस को प्राप्त हुआ, लेकिन इसमें क्या हुआ? और इसमें मिला सहयोग। अब आ जाते हैं, बात करते हैं 1920 के बाद 24 में। तो 1924 की बात करते हैं तो यहां पर बेलगांव। बेलगांव कहां पड़ता है? कर्नाटक में। कहां पर? कर्नाटक में। बेलगांव कर्नाटक। तो बेलगांव कर्नाटक में यहां पर महात्मा गांधी अध्यक्ष थे। तो महात्मा गांधी क्या थे? एक बार मात्र अध्यक्ष थे। ये उसका लाइन है, ऊपर वाला का लाइन है। एक बार मात्र अध्यक्ष थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी कांग्रेस के कितनी बार अध्यक्ष बने? तो मात्र एक बार बने। महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? तो कांग्रेस के एक बार मात्र अध्यक्ष बने महात्मा गांधी। एक बार मात्र गांधी जी अध्यक्ष बने। किसमें? बेलगांव में। कब बने थे? 1924 में। अभी तक गांधी जी कितनी बार अध्यक्ष बने? तो मात्र एक बार बने। कोई दिक्कत? मात्र एक बार बने। थोड़ा सा 2016 में देखिएगा, गांधी जी के दो दो अधिवेशन थे, इसमें एक ही नोट डाउन था, तो मेरे को लगा कि बता देना चाहिए, इसलिए मैं इसको लिख दिया है। तो दो अधिवेशन हुए थे, कलकत्ता और नागपुर। तो कलकत्ता वाला के थे लाला लाजपत राय और नागपुर वाला का तो प्रिंटेड है। और यहां पर एगो में कलकत्ता वाले में असहयोग आंदोलन का समर्थन गांधी जी को नहीं मिला कांग्रेस का, और दूसरे में क्या? नागपुर वाले में मिला। ठीक है ना। बेलगांव हो गया। अब मैंने बताया था कि 1925, तो इसके पहले भी आप देखे होंगे कि 1925 मैंने लिख दिया था। 1925 में आपको कानपुर अधिवेशन हुआ। कहां पर? कानपुर अधिवेशन हुआ। ठीक है ना। तो कानपुर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन रहे? तो यहां पर एक महिला रही, सरोजिनी नायडू, पहली भारतीय महिला अध्यक्षा रही। कौन रही जी? पहली भारतीय महिला अध्यक्षा कौन रही? यहां पर सरोजिनी नायडू, 1925 में। और मैंने तो बताया ही था कि 1933 में कौन बना? तो नलिनी सेनगुप्ता। 1933 में कौन बना? नलिनी सेनगुप्ता, जो कि दूसरी भारतीय महिला अध्यक्ष बनी और तीसरी महिला अध्यक्ष बनी। पहली एनी बेसेंट, दूसरी महिला सरोजिनी नायडू और तीसरी 1933 में नलिनी सेनगुप्ता।
ए बाबू, हमने आज पेन को सब कलर ट्राई कर लिया, ऐसा पीपीटी है इस कलर में बन चुका है कि सब लोग पेन केवल हमको सुझाव दे रहे हैं। आज जैसा भी है, आज थोड़ा सा लेक्चर को ध्यान से सुन लीजिए, इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन रहना ही रहना है, इससे कोई दिक्कतें नहीं है, क्वेश्चन नहीं रहना है। इसलिए पेन छोड़िए, मेरी बात पर और इस पर ध्यान दीजिए। उतना मैं कैमरा में देख रहा हूं कैच कर रहा है दोस्त, ठीक है ना। अब किसका किसका बात सुनेंगे, अब चुपचाप पढ़ाएंगे हम, ठीक ना। आज के लिए सॉरी, पीपीटी का कलर ही ऐसा बन चुका है, इसके लिए सॉरी। आगे बढ़ते हैं, 1929 की बात करते हैं। तो 1929 में ना आपको लाहौर अधिवेशन हुआ था। कौन अधिवेशन? लाहौर अधिवेशन। तो लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था, दिसंबर 1929 में। कब हुआ था? दिसंबर 1929 में। इस लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। एक क्वेश्चन को ध्यान से सुन लीजिएगा कि गणतंत्र दिवस, ध्यान से देखिएगा, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है, उसकी घटना भी इसी अधिवेशन से निकल जाएगी। आप जानते होंगे कि हमारा संविधान जो था ना, हमारा संविधान, अगर बात करते हैं अपना संविधान का, तो हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। कब हुआ था? 1949 को। और लागू कब हुआ था? तो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। हमारा संविधान बनकर तैयार कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। और लागू कब हुआ था? तैयार हुआ था संविधान बनकर तैयार। और लागू कब हुआ था? 26 1950 को। तब बनने और बन के लागू होने में 2 महीने का अंतर हो गया, क्योंकि आपको देखिएगा कि लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था। लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था। तो जो कांग्रेस के अधिवेशन होते थे, एक एक महीने चलते थे, एक एक महीने चलते थे। तो जब कांग्रेस के अधिवेशन दोस्त एक एक महीने चलते थे, तो उसी क्रम में, कांग्रेस अधिवेशन के क्रम में आपको ये दिन आ गया एक महीने के अंदर में, दिसंबर 1929, 29 दिसंबर 1929 को, दिसंबर। तो यहां पर यही एक महीने के क्रम में आ गया दिन 26 जनवरी 1930। तो लाहौर अधिवेशन के, जैसे कि पिछले पेज में आप देखे होंगे, अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। क्या किया गया जी? पूर्ण स्वराज, स्वराज की मांग, की मांग। डेट पूछेगा तो 26 जो 30 को। और क्या किया गया था? उसी दिन पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। परिणाम हुआ कि अनंत माताओं के गोद सूने हो गए, अनंत औरतों के सुहाग भरे सिंदूर उजड़ गए, अनंत बहनों के भाई स्वतंत्रता की बलि वेदी पर चढ़कर अमर गति को प्राप्त हुए। परिवार इस पवित्र यज्ञ की अग्नि में जल के भस्मासत हो गए, तब जाके स्वतंत्रता मिली। अतः क्रांतिकारियों के शहादत, त्याग, बलिदान की भावना को यादगार करने के लिए ना, जो पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, उस डेट को याद करने के लिए हम लोग 2 महीने बाद अपना संविधान लागू किए। तो लाहौर अधिवेशन के 2 क्वेश्चन होगा कि क्या पूर्ण स्वराज की मांग कब हुई थी? लाहौर अधिवेशन में। अब पहली बार स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? लाहौर अधिवेशन में। ये 2 क्वेश्चन आपके सामने है, पूर्ण स्वराज की मांग और दूसरा पहली बार स्वतंत्रता दिवस। लाइन को छोड़ दे रहे हैं। अब आ जाते हैं 1931। 1931 में क्या हुआ था? कराची अधिवेशन। अगर कराची अधिवेशन की बात की जाए, कराची अधिवेशन की यदि बात की जाए, तो कराची अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वह सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। यहीं पर ना सबसे पहली बार मौलिक अधिकार के प्रस्ताव पारित हुए थे। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार के प्रस्ताव पारित हुआ था? मौलिक अधिकार, जो कि मैंने पॉलिटी में, जो कि आप पढ़े होंगे पॉलिटी में, आपको बताया गया होगा खान सर के द्वारा कि आपको मौलिक अधिकार क्या है? 7 है, 7 थे, अभी 6 है। तो मौलिक अधिकार
व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है, जिसको कहते हैं समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, उसके बाद से संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये जो मौलिक अधिकार है, तो ये जो मौलिक अधिकार है, ये सबसे पहले मांग कहां से उठी थी? तो कराची अधिवेशन से। किसके नेतृत्व में? सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में ये सबसे पहले मांग उठी थी। अब देखिएगा 1937 की यदि बात करते हैं, 1937 की बात करते हैं, तो 1937 में ना फैजपुर यूपी में पड़ता है, वहां पर जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पहली बार गांव में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। आज तक जितने कांग्रेस के अधिवेशन थे वे सब के सब कहां हुए थे? शहर में हुए थे। पहली बार कांग्रेस का कोई अधिवेशन गांव में हुआ था। कोई दिक्कत? अगले पॉइंट पर चर्चा करते हैं। तो थोड़ा सा 47 में जाने से पहले ना यहां पर सुभाष चंद्र बोस को बिना देखे अगर चल जाए तो हमको लगता है कि वो गलत हो जाएगा। तो 1938 और 39 के विषय में चलेंगे। एक मैं पेज ले लेता हूं, 1938 और 1939, ये दो कांग्रेस अधिवेशन का डेट मैंने रखा, 1938 और 1939। तो 1938 और 1939 का दो डेट रखे, तो ये दोनों कहां हुए थे? तो 1938 में और 1939 में। तो एक हुआ था हरिपुरा में, दूसरा हुआ था त्रिपुरी में। एक कहां हुआ था? हरिपुरा में, दूसरा कहां हुआ था? त्रिपुरी में। हरिपुरा और त्रिपुरी, हरिपुरा और दूसरा क्या हुआ था? त्रिपुरी में। त्रिपुरी, त्रिपुरी पड़ता है मध्य प्रदेश में, हरिपुरा पड़ता है गुजरात में। ये दोनों जो कांग्रेस के सेशन हुए, इसमें अध्यक्ष बने थे सुभाष चंद्र बोस। कौन बने थे जी? सुभाष चंद्र बोस साहब बने थे। अब देखिएगा कि अगर बात करते हैं त्रिपुरा और हरिपुरी अधिवेशन के विषय में, तो इसमें दो पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण आती है। राष्ट्रीय नियोजन समिति बनी 1938 में। क्या बनी? नियोजन, यानी राष्ट्रीय नियोजन समिति बनी 1938 में। क्या बनी? राष्ट्रीय नियोजन समिति। उतना तो ये महत्वपूर्ण बात नहीं है, आज भी नियोजन भवन चल रहा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि जब 1939 में, 38 में तो जीते ही थे सुभाष चंद्र बोस, 39 में भी कांग्रेस पद पर खड़ा हो गए, अध्यक्ष पद पर। ये जैसे ही कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर 1939 में खड़ा हुए सुभाष चंद्र बोस, तो इनके प्रतिद्वंदी में गांधी जी एक व्यक्ति को खड़ा किए थे जिनका नाम था पट्टाभी सीतारामैया। पट्टाभी सीतारामैया, पट्टाभी सीतारामैया को खड़ा किए थे गांधी जी। और गांधी जी क्या किए कि पट्टाभी सीतारामैया को खड़ा किए और कहे कि पट्टाभी सीतारामैया को खड़ा कराने के बाद सुभाष चंद्र बोस से ये कांग्रेस का जो अध्यक्ष पद का चुनाव था उसमें पट्टाभी सीतारामैया क्या हो गए? हार गए। किससे हार गए? सुभाष चंद्र बोस से। गांधी जी खुद न खड़ा होकर किसको खड़ा कराए थे? पट्टाभी सीतारामैया को 1939 में। तो इन्होंने कहा था कि गांधी जी कहे थे कि पट्टाभी सीतारामैया की हार मेरी हार है। इस बात को सुभाष चंद्र बोस देखे और उनको अच्छा नहीं लगा, तो सुभाष चंद्र बोस क्या किए? यहां पर क्या हुआ? कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिए। क्या कर दिए? अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिए। त्याग पत्र दे दिए। जब त्याग पत्र दे दिए तो कांग्रेस का सीट खाली हो गया। जैसे ही कांग्रेस का सीट खाली हो गया अध्यक्ष पद का, तो उस समय कोई अध्यक्ष बचा नहीं है, पट्टाभी सीतारामैया हार गए।
तो वहां पर तत्काल जिस व्यक्ति को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया वो कौन व्यक्ति थे? यानी त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को त्याग पत्र देने के बाद किसे अध्यक्ष बनाया गया? तो राजेंद्र प्रसाद बने। कौन बने जी? राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। चूंकि राजेंद्र प्रसाद एक निर्विवाद व्यक्ति रहे। कौन रहे जी? एक बिना विवाद के व्यक्ति रहे जिनका नाम रहा राजेंद्र प्रसाद। हाँ, क्योंकि ऐसी बात है ना कि अगर सुभाष चंद्र बोस के विषय में बात कही जाए तो दो लाइन कह सकते हैं कि सुभाष चंद्र बोस सबसे कम उम्र में आईसीएस की परीक्षा पास करने वाले व्यक्ति थे। और सुभाष चंद्र बोस की दूसरी बात कही जाए तो यह गांधी जी के असहयोग आंदोलन के साथ क्रांतिकारी गतिविधि में हिस्सा लिए और गांधी जी के साथ बहुत दिनों तक काम किए। लेकिन एक दो वर्ड आता है, मतभेद और मनभेद। मतभेद और मनभेद। तो गांधी जी के साथ कुछ मुद्दे को लेकर के ऐसे कुछ लोग कहते हैं कि भगत सिंह के छुड़ाने के मुद्दे को लेकर के मतभेद बन गया। किसके साथ? गांधी और बोस में। तो कुल मिला के मतभेद इतना धीरे धीरे बढ़ गया, मनभेद नहीं था, मतभेद था, इतना धीरे धीरे बढ़ गया कि 1939 आते आते सुभाष चंद्र बोस के अगेंस्ट में गांधी जी पटाभी सीतारामैया को खड़ा कराए। लेकिन उसके बाद भी इनकी इतनी पॉपुलैरिटी थी सुभाष चंद्र बोस की कि गांधी जी के पूर्ण समर्थन के बाद भी ये हार गए। तो इन्होंने सार्वजनिक मंच पर कहा कि पटाभी सीतारामैया की हार मेरी हार है। तब बोले कि बापू आपकी हार मुझे स्वीकार नहीं है। मतभेद और मनभेद में अंतर होता है। मतभेद मतलब विचारधाराओं का अंतर, और मनभेद मतलब होता है ना कि अगर विचार नहीं मिला तो गोलियां मार देंगे। तो गोली मारने वाली बात नहीं थी, विचारों की लड़ाई थी। किस बात का नाराजगी थी? विचारों की नाराजगी थी। अब यहां से यदि आगे बढ़ते हैं तो 1940 से 45 के बीच में सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे जिनका नाम था अबुल कलाम आजाद। 1940 से 43 के बीच में जो अध्यक्ष रहे उनका नाम क्या था? अबुल कलाम आजाद। 1940 से आपको 45 के बीच में, 1940 से 1945 कौन रहे? अबुल कलाम आजाद रहे। कौन रहे जी? एक क्वेश्चन पूछता है कि कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष पद पर रहने वाले व्यक्ति कौन थे? सबसे लंबे समय, सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष कौन व्यक्ति रहा? तो सबसे लंबे समय तक जो अध्यक्ष रहे वो कौन रहे? आपको सुभाष चंद्र बोस, सॉरी, अबुल कलाम आजाद रहे। कौन रहे? अबुल कलाम आजाद रहे सबसे लंबे समय तक। अब आ जाइए, ये तो लाइन बोल दिए, दो लाइन। अब यहां पर आते हैं, बात करते हैं मेरठ। किसकी बात करते हैं जी? मेरठ। तो एक क्वेश्चन और बनता है, एक क्वेश्चन और बनता है कि 45 तक तो ये रहे। अब बात करते हैं अगला, 1947 में जिस समय देश स्वतंत्र हो रहा था तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जिस समय हमारा देश स्वतंत्र हो रहा था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। कौन थे जी? जेबी कृपलानी। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। और एक बता देते हैं कि 1948 में भी एक हुआ था, यहां पर लिख दे रहे हैं, ब्लैक पेन से लिख दे रहे हैं, 1948। ठीक है ना? ये हुआ था जयपुर में। यहां पर अध्यक्ष कौन थे? तो वही गांधी जी के जो प्रिय शिष्य थे जिनका नाम था पट्टाभी सीतारमैया। सीतारमैया यही अध्यक्ष थे, पट्टाभी सीतारमैया। कोई डाउट? और
क्या किए? तब देश स्वतंत्र हो गया, तो क्या हम बात करें कि क्या किए? देश तो स्वतंत्र हो गया, तो अब क्या बात करना है? तो जो यहां पर से 2 लाइन छूटा हुआ था, इसके आगे मैंने यहां पर लिख करके 38, 39 और 45, 40 से 45 के विषय में मैंने आपको बताया। अब थोड़ा सा एक बात कर लेते हैं सुभाष चंद्र बोस के विषय में, जो कि अगर सुभाष चंद्र बोस के विषय में आपने जब यहां पर एक कुछ कमेंट आ रहे थे, उस कमेंट को जवाब दे लेते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ना सबसे कम उम्र में आईएएस की परीक्षा पास की है। 2 लाइन सुनिएगा ध्यान से। सबसे कम उम्र में आईएएस की परीक्षा पास, आईएएस मतलब उस समय आईसीएस होता था, तो सबसे कम उम्र में आईसीएस की परीक्षा पास करने वाले जो व्यक्ति थे ना, यह सुभाष चंद्र बोस ही थे। सबसे कम उम्र में आईसीएस की परीक्षा पास करने वाले। तो जब सुभाष चंद्र बोस आईसीएस की परीक्षा पास किए, तो ये गांधी जी के असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। ठीक है ना, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। जैसे गांधी जी के असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए, तो उसके बाद में इनका कार्यक्रम बहुत चला। मैंने बोला कि भगत सिंह के मुद्दे पर संभवतः इनका विवाद हो गया। उसके बाद से कांग्रेस छोड़ दिए, और कांग्रेस छोड़ करके इन्होंने एक पार्टी बनाई, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस को ही माना जाता है। इसके संस्थापक कौन थे? सुभाष। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस जी। 19 वर्ष की उम्र में, सबसे कम उम्र में आईसीएस की परीक्षा पास किए थे। तो जब ये फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी बनाए, तो अंग्रेजों ने इनको नजरबंद कर दिया और एक भारतीय ऑफिसर को जगह दिया। एक भारतीय ऑफिसर को इनकी सुरक्षा का जवाबदेही दिया उनको कि भारत से बाहर न निकले, इनकी क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाने के लिए। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ऐसे व्यक्ति कहां थे जिनके हाथ में हथकड़ी लगाया जा सकता था? ये असाधारण व्यक्ति थे। तो इन्होंने कलकत्ता से, वहां से इतने अंग्रेजों की कड़ी निगरानी के बाद ये निकले, और निकल करके रात को निकल गए। और निकलने के बाद ये जाकर के एक स्टेशन है गोमो, गोमो स्टेशन से ट्रेन पकड़ के ये दिल्ली के रास्ते होते हुए, पंजाब होते हुए, अफगानिस्तान के रास्ते होते हुए ये जाके जर्मनी पहुंचे। और जर्मनी जाने के बाद यदि इनकी बात की जाती है, तो गोमो स्टेशन का नाम ही है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जंक्शन। वहां हिटलर से मुलाकात किए, और हिटलर ने ही इनको नेताजी की उपाधि दिया था। कौन नेताजी की उपाधि दिया था? हिटलर। हिटलर ही इनको नेताजी की उपाधि दिया था। किनको? सुभाष चंद्र बोस को। और वहां पर जाकर के नेताजी की उपाधि लिए, मैंने मिला। उसके बाद से ये चले गए कहां पर? सिंगापुर। वहां से जर्मनी से बढ़ के कहां गए? नेताजी। तो उसके बाद से नेताजी कहिएगा, सुभाष चंद्र बोस क्या कहने की जरूरत है? सिंगापुर। ये सिंगापुर गए, और सिंगापुर में ना 1942 में आपको आजाद हिंद फौज का गठन हुआ था। विचार आया था मोहन सिंह के माध्यम से। आजाद हिंद फौज, एक शब्द आता है आजाद हिंद फौज। एक पेज ले लेते हैं। यदि बात करते हैं आजाद हिंद फौज का, आजाद हिंद फौज की बात करते हैं, तो आजाद हिंद फौज का विचार जो आया था गठन का ना, ये सबसे पहले विचार कौन दिया था? विचार दिए थे मोहन सिंह। इसके संस्थापक थे रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस कब किए थे? 1942 में इसकी स्थापना किए थे। और 1943 में आजाद हिंद फौज का कमान किसको मिला था? कमान मिला था नेताजी को। ऐसी बात नहीं थी कि नेताजी इनसे विरोध करते थे। किनसे?
किनसे? गांधी जी से। गांधी जी से बहुत प्यार करते थे, तभी तो गांधी जी कहे कि पटाभी सीतारमैया की हार मेरी हार है। तो इन्होंने कहा कि बापू आपकी हार मुझे स्वीकार नहीं है, बापू आपकी हार मुझे स्वीकार नहीं है, इन्होंने बोला था। तो अध्यक्ष छोड़ दिए अध्यक्ष पद को। देखिए इतना बड़ा पद को त्याग दिए। उसके बाद से जब वहां गए, नेताजी ने आजाद हिंद फौज का कमान लिया। किसका कमान लिया था जी? आजाद हिंद फौज का कमान लिए। आजाद हिंद फौज का कमान लिए थे कौन? नेताजी। जब आजाद हिंद फौज का कमान ले लिए तो इन्होंने क्या किया कि आप देखिएगा कि जब लड़ाई की शुरुआत करने के लिए गए तो इन्होंने गांधी ब्रिगेडियर बनाया, नेहरू ब्रिगेडियर बनाया, महिलाओं के लिए रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेडियर बनाए। और जब युद्ध की तैयारी किए तो सिंगापुर रेडियो से इन्होंने घोषणा किया था। किस रेडियो से? सिंगापुर से रेडियो के माध्यम से इसने घोषणा किया। इस लाइन को ध्यान से सुनिएगा कि हे राष्ट्रपिता, मैं आपके देश पर आक्रमण करने वाला हूं, हो सके तो संभवतः मुझे माफ कर दीजिएगा और मैं आपके देश को जीतकर पुनः आप ही के चरणों में समर्पित करूंगा। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का लाइन है। हे राष्ट्रपिता, मैं आपके देश पर आक्रमण करने वाला हूं, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं आपको देश को जीतकर पुनः आप ही के चरणों में समर्पित करूंगा। ये लाइन बहुत बड़ी लाइन है। और अगर गांधी जी को कोई राष्ट्रपिता संबोधित किया था, राष्ट्रपिता संबोधित किया था, तो वह कौन किया था? सुभाष चंद्र बोस किए थे। सुभाष चंद्र बोस किए थे। एक मैं यहां पर और बात बोल दूं कि जब गांधी जी भारत छोड़ो आंदोलन कर रहे थे तो उस समय यहां पर सिंगापुर में 1942 में थे। ये अचानक बैठ करके रो रहे थे तो इनका एक करीबी मित्र बोला कि आप इतने दुखी क्यों हैं, गांधी जी से तो आपकी बनती नहीं है। तो बोले कि आपके अनुसार तो नहीं बनती है, लेकिन गांधी जी से मेरा मतभेद है, लेकिन मनभेद नहीं। तो मतभेद और मनभेद में बहुत बड़ा अंतर है। इतने बड़े त्यागी, बलिदानी, संघर्षशील व्यक्ति थे जिनका नाम था नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। जय हिंद। फिर मिलते हैं अगले क्लास के साथ। अगले क्लास में आपको जनजातीय आंदोलन पर चर्चा होगी। थैंक यू।